हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड ऑल्सो विद योर स्टडीज़। तो गाइज, हमारा ये जो अभी वाला लेक्चर है अपना मैथ्स का कैलकुलस वाला चैप्टर, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन का अपना काफ़ी पोर्शन कवर कर चुके थे। बाकी अगर कुछ उसमें से जो रह गया है डिफरेंशियल इक्वेशंस या कुछ और थोड़ा सा एडवांस अगर कुछ रह गया है तो वो हमारा इंटीग्रेशन का जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के बाद उनको मैं कवर करवाऊंगी। रीज़न इज सिंपल कि वहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। इसीलिए आज आपका ये जो लेक्चर है, जो आज का हमारा करंट लेक्चर आज मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ, ये एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाने वाली हूँ, दैट इज़ इंटीग्रेशन। अभी तक हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन किए थे। आज हमारा जो चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन का, एंड ये है अपना पार्ट 1 एंड लेक्चर नंबर इन टोटल अपना 16 है। तो अभी मैं आपका ये वाला टॉपिक स्टार्ट करवाती हूँ इंटीग्रेशन का, और कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे अगर आप लोग प्लीज़ इसको मुझे बताइएगा। पहली तो एक चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं कि इंटीग्रेशन को भी बिल्कुल जैसे मैंने डिफरेंशिएशन को बेसिक से लेके चला, सीधा आपको जंप नहीं करवाया हायर पे, बेसिक से लेके चलूँ तो बेसिक्स में आपका जो 11th एंड 12th वाला जो मैथ्स था ना, जो आपका रिक्वायर्ड है एओ के एग्ज़ाम में स्पेशली, क्योंकि आपका एटीसी में थोड़ा सा एडवांस चला जाता है, तो उसमें 11th-12th का उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको 11th-12th का इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप इंजीनियरिंग लेवल का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर तो आपको आता है या आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, अगर आप उतना बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं। बेसिक लेवल से पढ़ने के लिए ना आपको 6-7 क्लासेस लगेंगी इंटीग्रेशन की फिर सीखने के लिए। जैसे अपना डिफरेंशिएशन में हमने थोड़ा पहले बेस बनाया था, लाइक पहले लिमिट सिखाया, कंटिन्यूटी सिखाया, एंड उस तरह के क्वेश्चंस भी फिर आप लोगों ने देखे कि हमारा एटीसी और एओ के एग्ज़ाम में आते हैं। अब सिमिलरली एटीसी ओ के एग्ज़ाम में जो आपके सिंपल सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चंस को सीखने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम डायरेक्टली इंजीनियरिंग का जो मैथ्स होता है उसमें जो आपका इंटीग्रेशन है, जिसको आप इंटीग्रल्स करके बोलते हैं, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड वेक्टर इंटीग्रल्स करके निकालते हैं, डायरेक्टली हम वहाँ जंप कर सकते हैं, जो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन अपन लोग के पास ये है, ये आपका शायद 3 से 4 क्लासेस में फिर शायद ख़त्म हो जाए, या 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा लग सकती हैं। दूसरा अपना ऑप्शन ये है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, जिसमें हमारा एक बेस अच्छा खासा बिल्डअप हो जाएगा। फिर चाहे आप एओ के एग्ज़ाम के लिए जाएँ, चाहे एटीसी के लिए जाएँ, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इधर से आने वाले हैं। एंड उसके बाद अगर कुछ हायर लेवल का रहता है तो हमें 3-4 क्लासेस हायर लेवल के उसको देनी पड़ेंगी मैथ्स को, और इसमें फिर सिर्फ 3-4 ही लगेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक्स में जब हम 6-7 क्लासेस लगा देंगे अपनी, तो हमें हायर लेवल के लिए फिर बहुत ज़्यादा क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 क्लासेस मतलब 4-5 क्लासेस, मतलब हर टॉपिक पे आप 1 क्लास मान लीजिए, उस तरह से कवर हो जाएगा। तो इन टोटल आपकी 12 से 13 क्लासेस लग जाएंगी, तो शायद 2 वीक्स आप मान लीजिए आपका पूरा इंटीग्रेशन का टॉपिक चल जाएगा। एंड जब आपका इंटीग्रेशन ख़त्म होगा तो इंटीग्रेशन के साथ आपका कैलकुलस का मेजर पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, जिसमें डिफरेंशिएशन एंड आपका इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग को सिर्फ करना रह जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फिर एक अलग इस है पूरा टॉपिक, इसमें हम फिर बाद में जाएंगे, अराउंड 1 वीक का ये टॉपिक भी है। बट आप लोग फ़िलहाल मैं जो पूछना चाहती हूँ, आप मुझे इन दोनों ऑप्शंस में से एक कुछ चूज़ करके बता दीजिए। मैं ये टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ लूँगी, आप लोग को जैसा भी सही लगे आप मुझे उस तरह से बता दीजिए। पहला तो ऑप्शन ये है कि हम बिल्कुल बेसिक से चलें, जैसे हमने डिफरेंशिएशन से किया था, एंड एडवांस लेवल तक जाएँ, जिससे जो लोग एओ का प्रिपेयर कर रहे हैं या एटीसी का कर रहे हैं, दोनों को हेल्पफुल रहे। एंड डायरेक्टली अगर हम एडवांस लेवल पे जंप कर जाएंगे तो एटीसी वाले भी ना उसको कवर अप कर नहीं पाएंगे, अगर उनका 11th एंड 12th का क्लियर नहीं है तो। ठीक है, एक ऑप्शन अपन लोग के पास ये है। दूसरा ऑप्शन अपने लोग के पास ये है कि हम डायरेक्टली सीधा एडवांस पे चले जाएं और 2-3 क्लासेस में करके इसको ख़त्म करें, एंड देन अपना आगे के चैप्टर्स पे मूव कर जाएं। इसमें हमारा एक लॉस पॉइंट ये है, देखो इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, टाइम कम लगेगा लिख रही हूँ, लेस टाइम लगेगा। निगेटिव पॉइंट ये है कि आपके पास ना टाइम अभी बहुत है, अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आपका, अप्रैल या मार्च तक में जाएगा एग्ज़ाम। तो आप
आराम से इसमें टाइम दे सकते हो इसमें। लेकिन अगर ये आपका अच्छी तरह से एक बार क्लियर हो गया ना, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में और बाकी के सारे पोर्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये इसका सॉरी ये तो निगेटिव पॉइंट में जाएगा ना। हाँ, तो इसमें आपका टाइम कम लगेगा, जल्दी कवर हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपका बेस नहीं बन पाएगा, बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं क्लियर हो पाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा भी इधर उधर होकर आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अनटिल और अनलेस कि आपका 11th-12th का मैथ्स बहुत अच्छा है, आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स बहुत अच्छा था, तो अलग बात है, अदरवाइज तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें आपका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपका टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, टाइम मोर कंज्यूम करेगा ये। एंड प्लस पॉइंट ये है कि आपका बेसिक्स अगर क्लियर हो जाएगा तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हेल्प करेगा। एंड एक वो होता है ना, जब आप बेसिक से लेके एक चीज़ पढ़ते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी होकर आ जाए, कुछ ना कुछ उसमें लगा के सॉल्व कर ही लेते हैं। बाकी कुछ ना कुछ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका 100% आपको मैं ये बोल दूँ कि आप उठा कर ले आओ कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन, वैसा वाला नहीं कह रही हूँ। बट हाँ, आपका ATC AO और गेट लेवल तक का भी ना आपका हो जाएगा कवर, इतना तो 100% इतना हो जाएगा आपका कवर एग्जाम से, अगर आप बेसिक से एडवांस वाले में जाएंगे। बस इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो मैंने पूछ इसीलिए लिया क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग को जैसे भी सही लगता है आप मुझे बता दीजिए, जो भी आपको ज़्यादा सही लगता हो। मेरा ओपिनियन अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो मैं ये वाली चीज़ प्रीफर करूँगी। रीज़न इज़ दैट मैं हमेशा यही चीज़ समझती हूँ कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसके बाद आप उसको अपना आप भी पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं आता है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, चीज़ें समझ में नहीं आ सकती फिर। तो दिस इज़ द थिंग। सो आई वुड से कि आप लोग बेसिक्स वाला ही देख लीजिएगा, वैसे जो भी आपका चॉइस रहेगा हम वैसे कर लेंगे। तो गाइस, तो अभी हमारा जो आज का है टॉपिक दैट इज़ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए गाइस, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के केस में देखा था, दिस इज़ द ग्राफ, और ये बहुत सारे आपके इस तरह से होते थे। आपका ये होता था एक फाइनल, हमने फाइनल मीन वैल्यू थ्योरम देखी थी, तो ये होता था एक फाइनल पॉइंट, ये होता था इनिशियल पॉइंट। इनके बीच का जो गैप है बहुत कम गैप होता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा भी जो गैप है वो कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेट से आप क्या समझते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन जो बना है वो इंटीग्रेट वर्ड से बना है। इंटीग्रेट मतलब सबको इकट्ठा करना, सम अप करना। तो इन सब का ये जो ग्राफ है, इसके जो एरिया है अंडर, ये आपका ये जो बना है ग्राफ, इसके अंदर ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में कितना एरिया कवर हो रहा है, ये आता है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये सब जो एक एक पोर्शन इसका इंटीग्रेशन में आता है। और डिफरेंशिएशन में ये सबको अलग 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 कर दिया जाता है। दैट इज़ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में सबको सम अप कर दिया जाता है। तो आपका डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि मैडम ये तो हमें पता था, इसमें कौन सी नई बात बता दी आपने। बिल्कुल नई बात नहीं बताई है, लेकिन भैया आई एम टेलिंग यू कि हम बेसिक से लेके चलेंगे एंड एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो एक इसकी छोटी सी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, इफ़ एनीवन वांट्स इट। वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, आई नो दैट। इफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx, this is capital Fx, is fx, that is d by dx, fx equals to fx, then we can say that the एंटी डेरिवेटिव, और मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन का उल्टा हो गया, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या हो गया आपका, एंटी। अपोजिट के लिए हम एंटी वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, या बेटर वर्ड टू यूज़ हियर इज द इंटीग्रल, और इंटीग्रल ऑफ fx is fx, written as integration of fx dx equals to fx. दिस इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन। पर चीज़ क्या है, मैं आपको छोटे से 2 वर्ड्स में समझा देती हूँ। बात है ये कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx, ठीक है, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें एक फंक्शन मिल गया fx, स्मॉल fx। ठीक है, आप स्मॉल fx लिख लीजिए, या चलिए थोड़ा बेटर करने के लिए ना मैं इसको gx कर देती हूँ।
कर दूँ क्या, मेरे पूरे डेफिनेशन में चेंज करना पड़ेगा। लेट मी रेज दिस पार्ट ना गाइस, तो ताकि ना कन्फ्यूजन नहीं रहे। मैं बार बार एफ एक्स बोलूँगी ना तो इट विल यू मे गेट कन्फ्यूज कि भाई ये बार बार एफ एक्स की बात हो रही है जी। तो suppose if we have some condition in which we have to differentiate any function fx with respect to x, then we got the gx. This is the differentiation of fx. Now if we have to get back this thing again, then what we can do, if we integrate the gx with respect to x, then what we get the fx. दैट मीन्स कम्प्लीटली एक दूसरे के अपोजिट। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये मिल गया, फिर इसको अगर हमने इंटीग्रेट किया तो हमें ये मिल गया। सिमिलरली आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर हमने 2 में +4 किया तो हमारा कितना आ गया 6। आपके पास 2 फिक्स था, इसमें +4 कर दिया तो 6 आ गया। वापस इधर जाने के लिए आप 6 में से -4 कर दोगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ आपने जब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमें gx मिल गया, फिर gx को जब इंटीग्रेट कर दिया तो हमें अगेन आपका fx मिल गया। एक तरह से एंटी डेरिवेटिव हो गया ये, ठीक है, उल्टा अपोजिट में आता है टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह से देख लीजिए, अगर मैंने आपको एक फंक्शन दिया है सपोज ऐसे, हाँ मैंने आपको ये फंक्शन दिया x, इंटीग्रेशन नहीं पहले डिफरेंशिएशन से चलते हैं ना। सपोज मैंने आपको ये फंक्शन दिया dx² dx, ठीक है। तो आप इसको, ये वाला फंक्शन था आपका फंक्शन था fx = x² था, ठीक है। ये आपने पुट कर दिया और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन से हमें पता है ये आपका x की पावर n की तरह वर्क कर रहा है, जो होता है हमारा nx n-1। तो उसमें जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2x। यहाँ पर 2 - 1 करेंगे =1 हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 2x आ गया। अब हम इस टर्म को उठाते हैं अपना 2x, ठीक है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा। अभी कुछ मैं आपको रूल्स एंड थ्योरम्स इंटीग्रेशन के पढ़ाऊंगी, जब आप पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे इसको भी क्या आता है। तो दिस इज़ द कांस्टेंट, इसको हम बाहर रख सकते हैं, बाहर रख देंगे, ये आ जाएगा x dx। इंटीग्रेशन में अगर x की पावर n होता है तो ये आपका बन जाता है xn+1 डिवाइड बाई n+1। टोटली अपोजिट चलेगा ना, वहाँ माइनस हुआ था यहाँ प्लस होगा, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है। सिंपल एज इट इज़ आपका पावर उठ कर मल्टीप्लाई में चला जाता है। यहाँ पर जो पावर में बनता है आपका वो वही टर्म आपका डिनोमिनेटर में आता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पावर में होता है ये आपका यहाँ पर आ जाता है, ये वाला नहीं सॉरी, ये यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लाई में। यहाँ आपका +1 करके जो टर्म ऑब्टेंड होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो चलिए इसको करते हैं 2, ये आ जाएगा आपका x², क्योंकि 1 है ना, 1 + 1 = 2, x² एंड अगेन 1 + 1 = 2। यहाँ इसको कट कर दो तो ये आ जाएगा आपका x² एंड इसमें कोफिशिएंट लगता है +c, वो भी हम आगे चलेंगे तो मैं बता दूँगी आपको। दिस इज़ व्हाट यू गेट अगेन। हमने इससे स्टार्ट किया था, यह आया था हमारा डिफ्रेंशिएट करके। इस टर्म को जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारा अगेन यही वाला टर्म हमें ऑब्टेंड हो गया। तो मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गई है। अच्छा, अब ये +c क्या लगाया हमने, तो देखिए जब हम ये इंटीग्रेट करते हैं ना तो साथ में हमारे बहुत से कांस्टेंट टर्म्स ऑब्टेंड होते हैं जिनको हम नहीं यूज़ करते हैं, नहीं लेते हैं। तो उन सब की जगह हम +c लगा देते हैं और इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट। ओके, तो हर इंटीग्रेशन के टर्म में आप देखेंगे लास्ट में +c लगा हुआ होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। ये बस जितने भी आपके कांस्टेंट या एक्स्ट्रा टर्म्स आते हैं उनको बैलेंस करने के लिए ये एक टर्म लगा दिया जाता है, ठीक है। अब है कुछ फॉर्मूलेज हमारे। अच्छा, फॉर्मूलाज की डिफ्रेंशिएशन की मैंने आपको एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई थी, उसमें मैं साथ में इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज भी थे। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से देख लीजिए, और अगर नोटबुक में अपना नोट करना चाहते हैं तो मैं 2-4 फॉर्मूले आपको यहाँ बता देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकें। जैसे पहला फॉर्मूला हमारे बेसिक कुछ 2-4 फॉर्मूलेज मैं बता देती हूँ। xn dx = x⁻n+1 / n+1 + c, ठीक है। ये n यहाँ पर आ जाएगा +1 n+1। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट देखिए 1/x dx, इसका बताइए क्या होता है। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमें d log x dx दे दिया जाए तो इसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, तो सेम आपका log x + c। थर्ड,
इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। अब ई एक्स का हमें याद है डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका एज इट इज़ यही आता था, तो अगेन इसका इंटीग्रेशन भी एज इट इज़ यही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ई एक्स प्लस सी। आपको याद हो जाएंगे बहुत से, तो आप मुझे आई नो कि बहुत से आप लोग होंगे ऐसे जिनको ऑलरेडी याद होंगे ये फॉर्मूलाज, बट मैं सिर्फ लिख दे रही हूँ ताकि अगर किसी को याद नहीं है ना, जैसे देखिए मैंने आप लोगों को ना पहले भी बताया था, हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट्स वो जुड़े हुए भी हैं जो जॉब कर रहे हैं अभी से या 1-2 साल पहले से, या लॉकडाउन में जिनकी जॉब चली गई, या फिर अच्छी और ऑब्वियसली सबको पता है भाई सैलरी अच्छी है तो सभी ट्राई करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर वैसा कोई सीन है किसी का, या कोई प्रिपरेशन भी कर रहा है ऑलरेडी लेकिन नॉन टेक्निकल चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो इन फॉर्मूलाज को याद हो उनको। आप 11th-12th में पढ़ने के बाद छोड़ देते हो ना, अगर आपने बहुत ज़्यादा टच में नहीं हो, जॉब में आ गई हो, तो थोड़ी ना आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद रहते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ ये लिखवा देती हूँ, अगर आप लोगों को आते हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इसको, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करिए इसमें, कुछ और पढ़ लीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि अगर आपको आता है तो आप टाइम वेस्ट करें, बस ये उन लोगों के लिए लिख रही हूँ कि अगर किसी को याद नहीं है फॉर्मूले तो वो एक बार इसको देख लेंगे ताकि उनको रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि वर्ड टू वर्ड याद रखना 4-5 साल बाद पॉसिबल नहीं है ना, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सिर्फ उन लोगों के लिए ये फॉर्मूलाज मैं लिखवा रही हूँ। बाकी इसके बाद कुछ 1-2 थ्योरम्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, एंड क्वेश्चंस फिर अगर टाइम होता है तो हम उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अच्छा, अब मैं ये जो फॉर्मूलाज लिख रही हूँ ना सारे, देखिए इनको सबको ना आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लाइक कॉट एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स होता है, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको ये ऑब्टेंड हो जाएगा। तो बट इट इज़ जस्ट लाइक एक लंबा चौड़ा सा मेथड, वो भी हम आगे सीखेंगे कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई भी वैल्यू, सपोज हमने एक्स की जगह टी पुट कर दिया एंड देन सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में भी शायद मैंने आपको बताया था वो मेथड, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी होता है। तो वो अभी जब आएगा हमारा तब हम उसको देख लेंगे, फिलहाल के लिए जो है हम वो कर लेते हैं। 11 इज अंडर 10x dx इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉस एक्स। अच्छा वैसे यहाँ आ नहीं रहा, मैं ना ये इधर वाला पोर्शन आप लोगों ने अगर नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर देती हूँ गाइस, ताकि हम अपना आगे की और फॉर्मूलाज लिख पाएँ। गाइस हो सकता है आज की क्लास शायद बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, थोड़ी शॉर्ट ही क्लास रहेगी, क्योंकि मैंने वही बताया ना, लोगों को फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं सबको, तो अगर किसी को याद नहीं है तो वो देख लेंगे, रिकॉल कर लेंगे फॉर्मूलाज को, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास एक प्रॉपर तरीके से लेने लगेंगे। आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट ही रखूँगी, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। इक्वल्स टू लॉग सेकेंड। अच्छा गाइज आप लोग को लग रहा होगा कि ये डिफरेंशिएशन से हमारा वापस ये वाला कैसे आएगा इंटीग्रेशन से इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, तो ये सब आ जाता है। चलिए मैं एक आपको करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए मैंने क्या बताया, 10x का हमारा डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स, या तो माइनस का लॉग कॉस एक्स या माइनस या फिर प्लस का लॉग सेक एक्स। आप कोई भी टर्म उठा लीजिए, चलिए हम सेक एक्स ले लेते हैं, देखने में थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है, कॉस इजी टर्म लग रहा है कंपैरेटिवली, तो लॉग ये वाला उठा लेते हैं हम। चलिए बाकी ये भी करके दिखा सकती हूँ, उसमें कुछ वो है नहीं, दोनों करके दिखा दूँगी, या तो लॉग सेक एक्स अपॉन में डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमारा लॉग एक्स लिखा होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sec x, ठीक है। फिर हमें पता है हमारा sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बताइए। अब कि हमारा क्या होता है, हम उसमें करते हैं ना डिफ्रेंशिएशन कॉन्सिक्यूटिव वे में, कि एक टर्म का हो गया अब उसके अगले टर्म का करते हैं, फिर उसके अगले टर्म का करते हैं, तो हमारा लॉग का हो गया, अब उसके बाद वाला टर्म जो है sec x, अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। तो sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैंने आप लोगों को लिखवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, आपने वो टेबल याद किया हो तो, sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। अब देखिए ऊपर नीचे sec x कट जाएगा दोनों, और हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ 10x, और देखिए यही हमें निकालना था, तो ये चीज़ हमारी इजीली ऑब्टेन हो जाएगी। अच्छा अगर आप इस वाले के साथ देखना चाहेंगे तो देखिए इसमें भी आ जाएगा, अगर आप डिफ्रेंशिएशन देखना चाहते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स बाई डी एक्स के साथ,
ठीक है, तो इसमें देखिए माइनस का साइन आप लगा दीजिए, log x का क्या आ जाएगा आपका cos x, ये नीचे आ जाएगा इनटू, अब आपका cos x जो होता है cos x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन देखेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है गाइस, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है sin x। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर लिखवाया था ना आपका cos x का, हमारा क्या लिखवाया है मैंने आपको sin x। हाँ, तो अब इसमें आप देखिए, इसमें इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा आपका 10x, माइनस का साइन साथ में, वो माइनस का साइन ठीक है, इसमें ये लॉग के साथ इन्वर्स करेंगे तो कंज्यूम हो जाएगा, बट अभी है। और अगर आप इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे तो ये दोनों भी आपस में रिलेट हो जाएंगे, ये माइनस का साइन जो है उस चीज़ में कंज्यूम हो जाएगा इनको रिलेट करने में। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अभी हम चलते हैं अपने, मतलब ये वाला एक एग्जाम्पल आपने देख के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने 12th एक नेक्स्ट फॉर्मूले पे। आप ज़्यादा इसके इस चक्कर में मत पड़िए कि हर फॉर्मूले को आप चेक करके देखेंगे, वरना बहुत टाइम लग जाएगा और वो कोई उतना यूज़फुल है भी नहीं। सिर्फ आप फॉर्मूलाज देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, और आप 2-3 इनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएंगे। log sin x प्लस सी, इसको भी सेम आप उसी तरीके से अगर करके देखेंगे तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी कुछ आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम उसी तरह से इसको 1/sin x लिखोगे, फिर sin x का करोगे माइनस cos x, इसको सॉल्व कर दोगे तो cot x आ जाएगा। वो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx होगा कितना, log cosec x माइनस cot x, ये सब सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको देखिए ये cosec x का क्या होगा आपका, cosec स्क्वायर x दे रखा है माइनस cot x, cosec x cot x का दे रखा है माइनस cos x। तो इस तरह से आप जब इनकी वैल्यूज़ पुट करके अगर इनको रख के आप चेक करना चाहें ना तो आप कर सकते हो, सबके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, कुछ टफ नहीं है इनमें, सबका डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन बनाया जा सकता है और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन बनाया जा सकता है। ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थे जो हमारे जनरली यूज़ होते हैं एंड हमें याद नहीं रहते हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप इन फॉर्मूलाज को 2-4 बार देख लो, अच्छे से पढ़ लो, एंड देन अगर पॉसिबल हो सके तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। अब सवाल आता है कि मैम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। तो अगर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ना, तो बहुत सारी प्रैक्टिस, एक्सपर्ट होना है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला याद करने के पर्पज़ से प्रैक्टिस करनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर NCERT ऑफ क्लास 12th। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे आपका इंटीग्रेशन पे आपका होल्ड हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस मत कीजिए, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप एक एक क्वेश्चन लेके बैठ जाइए सॉल्व करने के लिए, जितना आपको लगे कि आपके लिए यूज़फुल है आप उतना कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद NCERT के बाद यू कैन मूव टू एनी अदर स्टैंडर्ड बुक लाइक RD शर्मा और RS अग्रवाल जस्ट टू गेट अ होल्ड ऑन दिस टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन। बाकी ऐसा नहीं है, देखिए आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, इजी से इजी भी आ सकता है, टफ से टफ भी आ सकता है। बस वही, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना मैथ्स में, उतना ज़्यादा आपका कमांड आ जाता है मैथ्स पे। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस कि किस क्वेश्चन में कहाँ प्लस, एंड इंटीग्रेशन में ना वैसे ही है, कहीं पे भी प्लस करना है कुछ, कहीं पे भी माइनस करना है, कहीं भी कुछ एज्यूम करना है। हाँ, ट्रिक्स होती हैं जिससे समझ में आता है कि अच्छा यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, पर बात वही है कि आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप एग्ज़ाम में उतने ही फास्ट और अच्छे से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ 1-2 थ्योरम्स बता देती हूँ, उसके बाद पॉसिबल रहा तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, अदरवाइज तो फिर हम नेक्स्ट क्लास से अपने प्रॉपर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। लेट मी चेक द टाइम। हाँ, अभी आधे घंटे की वही आज क्लास हो पाएगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट थ्योरम की, इसमें क्या है आपका, अगर आपको दिया है x dx इक्वल्स टू के, क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, आपको कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है और साथ में कुछ कांस्टेंट गिवन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं और जो सिर्फ अंदर वाला टर्म है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट की वजह से आपको उसमें कुछ प्रोडक्ट रूल, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है प्रोडक्ट रूल वगैरह, तो ऐसा नहीं है, यहाँ आपको कुछ भी उस तरह की चीज़ करने की ज़रूरत है, आप सिंपल सा उसको बाहर ले आइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ 2, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था 2x वाला, 2x³ वाला, हम यहाँ ले लेते हैं, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे 2 कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले आएंगे, तो 2 आ गया बाहर।
अंदर क्या रह गया, एक्स क्यूब डी एक्स। अब हम सिर्फ इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखिए इस पूरे का फॉर्मूला आपको पता है कुछ इंटीग्रेट करने का? नहीं पता है, लेकिन हमने जब टू को कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया और जब हमारा ये अंदर वाला इतना टर्म रह गया तो इसको इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला हमें आता है बहुत अच्छी तरह से, हमें पता है सिंपल सा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला है। हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स की पावर 3+1 अपॉन में 3+1, तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो यू विल गेट द x/4/2 एक्स की पावर 4/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये है अपना थ्योरम नंबर 1। ये आप लोग को पता होगा सबको, और आपको नहीं भी मैं बताती तो भी आप कर लेते हैं। जस्ट टेलिंग यू कि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने बताया ना बेसिक से ही मैं पढ़ाती हूँ, बिल्कुल क्लियर करते हुए। तो हम इसमें क्या करेंगे, के को बाहर ले आएंगे आपका, ताकि आपका कोई भी कांस्टेंट की वजह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो नाउ मूव टू द अपना सेकेंड थ्योरम। अब सेकेंड थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड थ्योरम मोर एंड लेस सिमिलर है वैसे ही जैसे हम पढ़ चुके हैं। अगर हमें fx प्लस gx dx गिवन है तो हमें इसे कैसे इंटीग्रेट करना है। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था कि हम पहले एक टर्म को लग देते हैं डिफरेंशिएट करके, फिर दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं और उन दोनों को फिर ऐड कर लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी वही होता है कि पहले हमने एक टर्म को इंटीग्रेट किया, प्लस हमने दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करा, एंड देन हमने फिर इन दोनों के इंटीग्रेशन करके जो भी आया उसको ऐड कर लिया। सपोज आपको यहाँ पर गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स dx। अब देखिए ये देखने में तो लग रहा है ना थोड़ा सा टफ सा, कैसे होगा क्या होगा, मगर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। अब इसको अलग कर लेते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं भी होता, हमें कुछ अज्यूम करके करना पड़ता, हम तब भी कर लेते, लेकिन अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, एग्जाम्पल सिर्फ देना था इसलिए मैंने इस तरह से ले लिया था। ऐसे कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, अभी मैंने आपको जो लिस्ट लिखवाई थी उसमें लिखवाया था, होता है क्या इसका माइनस कॉट एक्स। ठीक है, प्लस सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है हमारा सेक एक्स, एंड प्लस हमारा कॉन्स्टेंट का सी। सो दिस विल बी द आंसर, सिंपली दिस इज द आंसर। हो गया सॉल्व। तो इस तरह से आप अपना सेकंड थ्योरम लगाते हैं। अब हमारा एक और थ्योरम आता है, थ्योरम नंबर थर्ड। ठीक है, थ्योरम नंबर थर्ड में हमारा क्या होता है, ये एक थोड़ा सा शायद आप लोग को ना अगर ध्यान हो किसी को, तो हमारा है एफ एक्स डी एक्स। इसको जब हमने इंटीग्रेट करा एंड सपोज हमें मिल गया जी एक्स डी एक्स में सॉरी, इसको इंटीग्रेट करके हमें मिला जी एक्स प्लस सी। ठीक है, देन अब अगर इसकी जगह हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन में एफ ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स। ठीक है, इसकी जगह हमने ये वाला टर्म लिख दिया, तो हमारा इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/a एंड जी आपका एज इट इज़ रहेगा जी, और अगेन ब्रैकेट में। अब अगर इसकी जगह हमने इस वाले टर्म की जगह ये टर्म लिखा था तो जाहिर सी बात है इसकी जगह भी हम ऐसा ही कोई टर्म लिख देंगे, वही टर्म जो हमने चेंज किया है, जो चेंज किया था हम वो टर्म लिख देंगे। ठीक है, समझ नहीं आया होगा ना, तो मैं चलिए बताती हूँ आपको। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इसको, हमने जब लिया साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, तो हमने आ रहा है इसका सिंपल सा क्या आ जाता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब सपोज मैं ऐसे लिख देती हूँ आपका साइन एक्स 8x माइनस 99 डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा जो आपका a है, ये वाला आपका a है ना, अगर आप इसके साथ रिलेट करेंगे तो x के साथ जो आपका x का कोफिशिएंट है, ये जो x का कोफिशिएंट है ये आपका 1/8 डिवाइड में चला जाता है, एंड आपका जो जी एक्स था ये वाला टर्म जी एक्स ये एज इट इज़ यही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद ये जो भी हमारा अंदर वाला हमने कोफिशिएंट रखा था एक्स की जगह, जो भी हमने यहाँ रखा था टर्म कोफिशिएंट, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये आगे समझ में आपको यहाँ तक।
अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कैसे यूज़फुल होगा, ये वाला कहाँ कंडीशन में यूज़फुल होगा। सपोज साइन एक्स का आपने डायरेक्टली पता है आपको, माइनस कॉस एक्स आपने लिख दिया, लेकिन अगर इस तरह से आपको टर्म दे दिया गया है तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। वैसे तो आप सॉल्व करके भी निकाल ही लोगे, उसमें तो कोई वो नहीं है, बट आप इसको डायरेक्ट, अच्छा सॉरी, ये एक्स यहाँ से हट जाएगा क्योंकि एक्स की जगह तो ये पूरा टर्म आ गया है ना, यहाँ पे भी लगा दिया एक्स, ये एक्स हट जाएगा, एक्स की जगह तो टर्म आ गया है। ठीक है, आप इसको नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, इसमें कोई आपको ज़्यादा वो नहीं होने वाली है, प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं होगी इसमें, सिर्फ सिंपल सा रिलेट करके करना है। जैसे अब अगर मैं आपको दे दूँ इसकी जगह 10 2x+5, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए आप, सिंपल सा हमें पता है कि हमारा 10x का इंटीग्रेशन कितना आता है, हमें पता है माइनस लॉग कॉस एक्स, ये सेक वाले टर्म में निकालते हैं चलिए, क्योंकि आपको ना कॉस वॉस में कम ही मिलता है, जो ऑप्शंस आते हैं ना वो सेक में कॉट में इस तरह के ऑप्शंस आते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ज़्यादा हो। ठीक है, ये हमें पता है, हमारा ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो अब अगर हमारा ये टर्म दे दिया है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम सिंपली लिखेंगे लॉग सेक एंड एक्स की जगह हम अपना ये वाला टर्म लिखेंगे 2x+5 ब्रैकेट बंद। और एक चीज़ क्या होगी कि ये जो हमारा x का कोफिशिएंट था ये हम ये साथ में डिवाइड में लिख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। दिस इज़ वॉट वी गॉट आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग दिस टर्म ऊपर वाला। ठीक है, और आपने एग्जाम में देखा होगा कि इस तरह के एटीसी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस तरह के एटीसी में क्वेश्चंस आते हैं। आपने जब मैं आपको पेपर रिवाइज करवाऊंगी, पेपर सॉल्व करवाऊंगी टॉपिक वाइज वाला, तब मैं आपको बताऊंगी कि देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है इस तरह का, ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं क्वेश्चन है। कुछ मुझे इस तरह का क्वेश्चन ध्यान आ रहा है कि शायद एटीसी या एओ के एग्जाम में आया है ऐसा क्वेश्चन, बाकी तो जब हम पेपर करेंगे तब मैं आपको करवाई दूँगी। तो ये हैं गाइस कुछ बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक से फॉर्मूलाज। बाकी फॉर्मूलाज तो और भी हैं हमारे, जैसे हमारे अंडर रूट वाले जो फॉर्मूला आते हैं, इंटीग्रेशन 1/√x² + 1 वाला, तो इसमें आपका tan इनवर्स x आ जाता है। ठीक है, अब आप ये डिफ्रेंशिएशन से रिलेट कीजिए। डिफ्रेंशिएशन का मैंने tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था, 1/√x² + 1 लिखवाया था। ठीक है, तो ये सिमिलरली सेम वैसे ही है, बस अपोजिट हो जाता है। अभी जब हम आएंगे इस चीज़ पे तब मैं आपको ये भी पढ़ा दूँगी। तो गाइज आज का मैं लेक्चर यहीं एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ यही फॉर्मूलाज और थ्योरम्स है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मुझे आप पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोग कैसा चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से चाहते हैं या फिर बिल्कुल ऊपर टॉप का एडवांस लेवल का सिर्फ पढ़ा दूँ और छोड़ दूँ। ठीक है, तो जैसा भी आप चाहते हैं प्लीज़ मुझे आज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि फिर अगला लेक्चर जो परसों आएगा ना वो उसी के बेसिस पर आएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं देंगे और मुझे नहीं बताएंगे कि आपको किस तरह का लेक्चर आगे का चाहिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे लेक्चर को फ्रेम करने में। ठीक है, और बाकी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है और आपको कुछ भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी ज़्यादा हो सके उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। एंड गाइस दिस इज़ इट फॉर टुडेज़। एंड हाँ, जो मैंने आपसे क्वेरी पूछी है, जो मैंने आपसे डाउट पूछा है, प्लीज़ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड गाइस एक सेकेंड, लेट मी चेक वन थिंग कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ होमवर्क तो नहीं दिया था, क्योंकि आई रियली फॉरगॉट, थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया ना दोनों लेक्चर्स के बीच में, तो मैं वाकई भूल गई हूँ कि मैंने आपको कोई लेक्चर मतलब कोई होमवर्क तो नहीं दिया था। बस आप लोग 1 मिनट का थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बस आपका वीडियो ओपन करती हूँ। टोटल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही थी ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ तो भी होमवर्क दिया ही होगा आपको, और मुझे लग रहा है मैंने शायद आपको बीच बीच में रैंडम होमवर्क दिया है, ऐसा नहीं दिया है कि एंड में मैंने एक होमवर्क दे दिया हो। बस यही प्रॉब्लम होता है मेरे लेक्चर्स के साथ ना, मैं बीच में होमवर्क दे देती हूँ रैंडम एंड उसके बाद फिर खुद मुझको मिलते नहीं है। चलिए गाइस, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा क्या मैंने आपको होमवर्क दिया, अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट लेके ना मेरे गोल अचीवर्स वाले चैनल पे शेयर कर दीजिएगा। बाकी फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड आस्था ने
हाँ, आस्था ने उस क्वेश्चंस का आंसर भी करा है। मैंने भी वो चैनल का वही खोल के चेक कर रही हूँ फ़ोन में। आस्था ने क्वेश्चंस के आंसर करे हैं। वेरी गुड आस्था, बट आई एम रियली अभी डोंट नो कि आपके आंसर सही है या गलत है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस नहीं पता है क्या है। तो मैं जब क्वेश्चंस चेक करूँगी तब आई विल लेट यू नो कि आपके आंसर सही है या गलत है। एंड मैं फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें आपके लेक्चर्स, उसमें आपका जो है सोल्यूशन इन क्वेश्चंस का प्रोवाइड करवा दूँगी। आज मैं सॉरी भूल गई आपको क्वेश्चंस चेक करना कि मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी। पर डोंट वरी गाइस, अगले लेक्चर में मैं ज़रूर से उसको आपका जो है रिवाइज, मतलब मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं चेक कर आ जाऊँगी कि क्या क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं। बाकी आज तो कुछ होमवर्क है नहीं मैथ्स में। फिज़िक्स में मैंने आपको जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी वाला, वो कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके मैंने शायद आपको प्रोवाइड भी करवा दिए हैं क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है आपको रेडियो एक्टिविटी की। उनको प्लीज़ आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। फिर हम अपना जो भी नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें मैं अब आपका फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी। और इसका मुझे प्लीज़ आप बता दीजिए, आप लोग क्या चाहते हैं कि बेसिक से हम पढ़ाएं या फिर थोड़ा एडवांस लेवल का ही सिर्फ पढ़ा दें। मेरा सजेशन है बेसिक से पढ़ना, बट मैं पूछ इसीलिए रही हूँ आप लोगों से क्योंकि क्या है ना, अगर बेसिक से आप पढ़ेंगे ना तो आपका थोड़ा सा 2 हफ्ते का टाइम लग जाएगा इसकी क्लास में। मतलब आप मान लीजिए आपका 15 फेब तक आपका ये कंप्लीट हो पाएगा इंटीग्रेशन का टॉपिक, बट हाँ वो यूज़फुल होगा इस चीज़ की, आई कैन गारंटी यू। क्योंकि अगर आपको बेसिक से डिफ्रेंशिएशन नहीं आता होगा, इंटीग्रेशन नहीं आता होगा, इंटीग्रेशन में आप एक्सपर्ट नहीं होंगे ना, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन के ना आपके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आपके एटीसी का एग्ज़ाम हो चाहे आपका एओ का एग्ज़ाम हो, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका क्वेश्चन आता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है चैप्टर, नाम इसका डिफरेंशियल है लेकिन है ये इंटीग्रेशन पे बेस्ड पूरा चैप्टर। इसमें कुछ डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत काम आता है कहीं कहीं, लाइक आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकालना रहता है तब, अदरवाइज तो पूरा इंटीग्रेशन पे बेस्ड ये चैप्टर है। तो इसी के लिए आपके इंटीग्रेशन पे कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। एंड इंटीग्रेशन अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप रैंडम लेके नहीं पढ़ सकते, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे इसमें फॉर्मूलाज हैं, बहुत सी इसमें ट्रिक एंड टेक्निक लगती है और उनके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इसीलिए ये वाला चैप्टर जो होता है ना इंटीग्रेशन का, थोड़ा सा लेंदी और टाइम टेकिंग हो जाता है, आई एडमिट दैट, बट वो यूज़फुल रहता है अगर आपको एटीसी में अच्छा स्कोर करना है। इंटीग्रेशन के बिना आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाओगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना आप एटीसी हो चाहे ए हो, इसका मैथ्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो हमारा टारगेट है ना 30 में से आपको 30 लाने वाला, जो अपन लोगों ने टारगेट सेट किया है मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए अलग 30 में से 30, वो अपन लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपका तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, आपको आता है, आपको ज़रूरत नहीं है बेसिक्स पढ़ने की, तो इट्स ओके, यू कैन टेल मी, वी कैन मूव टू द directly to the advanced levels. But if you guys don't have that expertise in the integration because of your जो है आपका गैप बढ़ गया है एजुकेशन में के बीच में, एग्ज़ाम के बीच में, आप जॉब करने लगे हो या आप नॉन टेक की तैयारी कर रहे थे, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो ग्रुप में है अपने साथ ज्वाइन, वो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आई नो कि एनटीपीसी एसएससी के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा। रीज़न इज़ सिंपल कि ये कोई बहुत इजी टॉपिक्स नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। एंड अगर आप छोड़ देते हो तो आप फॉर्मूलाज एंड बेसिक ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भूल जाते हो। तो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आप बेसिक से चाहें तो मैं बेसिक से पढ़ा दूँगी, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इन द ग्रुप, ताकि कि फिर मैं परसों की क्लास जो भी लूँ उसके हिसाब से उसको मैं उसका मटेरियल बना सकूँ। अगर आप लोग नहीं बताएंगे ना कल शाम तक, तो फिर मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा परसों की क्लास बना पाना, क्योंकि मैं शाम को 8 बजे के बाद रिकॉर्ड करती हूँ अपना लेक्चर, 12-1 बजे तक अपलोड करना होता है, तभी मैं आपका मटेरियल भी प्रिपेयर करती हूँ। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ मुझे कल शाम तक बता दीजिए, जैसा भी आप लोग चाहें। ओके गाइस, तो हियर्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। और बाकी जो मैंने पूछा है प्लीज़ उसका आंसर कीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, वैसे भी आज बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो हियर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।